मैं प्राध्यापक किशोर सूर्यवंशी, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, BYK कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नासिक में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज क्लास 12 स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, लेक्चर नंबर 10.2। पिछले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम की कविता 9 चुनिंदा शेर का भाग 1 का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम चुनिंदा शेर कविता के शेष काव्य पंक्तियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। यहाँ कवि ने मनुष्य की सहनशीलता की बात की है। कवि का यह कहना है कि प्रत्येक मनुष्य की सहनशीलता की एक सीमित क्षमता होती है। जब मनुष्य के ऊपर अधिक अन्याय, अत्याचार होते हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी जब असफलता निर्माण होती है या असफलता आती है, जिसके कारण मनुष्य की सहनशीलता समाप्त हो जाती है, वो अपना विवेक खो बैठता है और उसे क्रोध आने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे कवि ने क्या बताया है कि सीने में नई आग ही लगाएगा। सीने में आग कब लगेगी? जब मनुष्य बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब उसे सफलता मिलती नहीं है, उसके ऊपर अधिक अन्याय, अत्याचार होता है, जिसके कारण मनुष्य को क्या आने लगता है, यहाँ पे क्रोध आने लगता है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की सहनशीलता की क्या होती है, एक सीमित क्षमता होती है। भावार्थ को देखते हैं। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह उस दिन विद्रोह का दिन होगा। आँख में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर भी शेष सब कुशल। यह कवि का यह कहना है कि जो आम आदमी होता है, मजदूर वर्ग होते हैं, ये निरंतर संघर्ष करते हैं और निरंतर संघर्ष करने के बाद भी उन्हें खुशियाँ नहीं मिलती है। तब उन्हें दुख होता है कि बार बार संघर्ष करने के बाद भी उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती, जिसके कारण उनके आँखों में आंसू बहने लगते हैं। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि आँखों में बहुत बाढ़ है। बाढ़ का अर्थ क्या है? नदी का जल प्रवाह जब बढ़ जाता है तो क्या आती है, यहाँ पे बाढ़ आती है। उसी प्रकार ये जो मजदूर वर्ग होते हैं, आम आदमी होते हैं, संघर्ष करने के बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो उनके आँखों में क्या आते हैं, यहाँ पे आंसू आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि जीवन नहीं आषाढ़ है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनका जीवन ही नहीं तो क्या है, यहाँ पे आषाढ़। आषाढ़ का अर्थ क्या होता है कि बरसात का महीना, उसमें क्या होती है, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। जिस तरह आषाढ़ के महीने में अधिक वर्षा होती है, उसी तरह ये जो मजदूर वर्ग होते हैं, उनके जीवन में दुख की बरसात होती है, परंतु वे अपने आंसू लोगों को दिखाते नहीं हैं और इस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं कि सब कैसा है, यहाँ पे कुशल है, परंतु उनके जीवन में कुशल कुछ नहीं होता। तो उनके जीवन में क्या होता है, यहाँ पे दुख ही दुख होता है। भावार्थ, कवि कहते हैं जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और बादल बरस रहे हैं। अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। यहाँ पे कवि यह कहना चाहता है कि यहाँ पे मेहनतकश वर्ग जो है, परिश्रम करने वाला जो वर्ग है, उनकी यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। उनका यह कहना है कि जो मेहनतकश वर्ग होता है या परिश्रम करने वाला जो वर्ग होता है, अर्थात यहाँ पे जो मजदूर होते हैं, ये नंगे पाँव कड़ी धूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसके कारण उनके पैरों में क्या जाते हैं, यहाँ पे छाले आ जाते हैं। ऐसा
लगता है कि उनके सीने में क्या चमक रही है, यहाँ पे बिजलियाँ चमक रही है। इसके बावजूद भी ये लोग जो है अपना काम करते रखते हैं। ये जो मेहनत कश करने वाले लोग होते हैं, परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, उनके जीवन में आने वाली परेशानियों से कभी भी डरते नहीं है, बल्कि उनका क्या करते हैं, यहाँ पे सामना करते हैं। इसके कारण यहाँ पे जो सड़क है वो भी आश्चर्यचकित है कि इतनी कड़कती धूप में नंगे पाँव वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। भावार्थों को पढ़ते हैं। इस कड़ी धूप ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी तो वे ऐसा लगी जैसे भरी धूप में किसी के सीने पर बिजली गिर गई हो। यहाँ गज़लकार यह कहना चाहते हैं कि जो संघर्ष करने वाले होते हैं वे मुसीबतों से नहीं घबराते हैं, राहें भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। सांस हमारी हमें पराये धन से लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन से लगती है। यहाँ पे कवि का यह कहना है कि मनुष्य ने अपने पद, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, धन, विद्वत्ता पर क्या करना चाहिए, यहाँ पे गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो हमें सांसें मिली है वो हमें ईश्वर से उधार मिली है, उस पे ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए कवि ने सांस की तुलना किसके साथ की है, पराये धन के साथ की है। पराये धन का अर्थ क्या होता है, जो दूसरों का धन होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे पराया धन कहते हैं। इसलिए कवि का यह कहना है कि जो सांसें हैं वो साहूकार के घर गिरवी कंगन जैसी लगती है। जिस प्रकार महाजन के पास क्या करते हैं हम, कंगन जो है गिरवी रखते हैं, उसी प्रकार सांस होती है, सांसों के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य ने पद, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति पर क्या करना चाहिए, यहाँ पे गर्व नहीं करना चाहिए। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसकी सांसें उनकी नहीं रही, अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी साहूकार के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर, जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। यहाँ पे कवि का यह कहना है कि इस संसार में सभी जो व्यक्ति है किसी न किसी समस्या से कैसे यहाँ पे ग्रस्त है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी आवश्यकता को भी नहीं पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए कवि का यह कहना है कि जो लोग गरीब है, जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है, उनके ऊपर जो मालिक अर्थात जो ईश्वर है उन्होंने क्या करनी चाहिए, यहाँ पे कृपा करनी चाहिए। कवि ईश्वर से कहता है कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। यहाँ सभी लोग किसी न किसी कारण परेशान हैं। इसलिए प्रभु आप सभी पर कृपा करें। वह मजदूर मरा है, वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं कि वह जो मजदूर मरा है वो निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। यहाँ पे कवि का यह कहना है कि जो मजदूर मरा है वो निरक्षर का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे पढ़ा लिखा न होना, अनपढ़ व्यक्ति को क्या कहते हैं, यहाँ पे निरक्षर कहते हैं। परंतु वो रोज़ क्या लिखता था, यहाँ पे किताब लिखना, यानी यहाँ पे सपने संजोना, सपने को देखना। तो यहाँ पे सपने देखने के लिए किसी साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती है। अमीर गरीब जो है, छोटे बूढ़े सभी क्या कर सकते हैं, सपने को देख सकते हैं। सपना देखना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, यहाँ पे अधिकार है। इसलिए यहाँ पे जो मजदूर था वो भी वो अपने जीवन की योजना बना रहा था, वो भी क्या कर रहा था, यहाँ पे सपने देख रहा था। वह जो मजदूर मरा है वो पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज़ अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं की मानो किताब लिख रहा था। स्वाध्याय
कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझाते हुए चुनिंदा शेर का रसस्वादन कीजिए। स्वाध्याय में रसस्वादन का जो प्रश्न होता है वो 6 मार्क के लिए अनिवार्य होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रसस्वादन का प्रश्न आपको 6 अंक के लिए पूछा जाता है 2 प्रकार से, मुद्दों के आधार पर और परिच्छेद के आधार पर। तो यहाँ पे पहला मुद्दा है शीर्षक चुनिंदा शेर, रचनाकार है कैलाश सेंगर। कविता की केंद्रीय कल्पना, कवि ने मनुष्य की विवशताओं को उजागर कर उन्हें दूर करने की प्रेरणा अपनी गज़लों द्वारा दी है। उन्होंने मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया है। प्रतीक विधान, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है। पंक्तियों में आशा की एक किरण लिए जुगनू का प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है। कल्पना, सामाजिक विषमता, अव्यवस्था तथा आम आदमियों की विवशताओं को अभिव्यक्त किया है। पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य ने नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, बल्कि नदियों की साफ सफाई करनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। 7. कविता पसंद आने के कारण, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने आम आदमी का चित्रण करते हुए उसकी विवशता को उजागर करते हुए उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। इसी प्रकार यहाँ पे मुद्दे हैं, उन मुद्दे में से कोई भी 4 मुद्दे आपको 6 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न। कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम। 1 मार्क्स के लिए ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं का आपको नाम लिखने, कोई भी 2 नाम आपको लिखने हैं, रचनाओं के सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 मार्क के लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर यह है, सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह, यह आज भी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है अनुदित साहित्य आदि। इसमें से कोई भी 2 रचनाओं का आपको नाम लिखना है। गज़ल किस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है? गज़ल किस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है? यहाँ पे उर्दू का। अभी यहाँ पे हम चुनिंदा शेर जो कविता है उसकी यहाँ पे जो एक्टिविटी शीट है उस एक्टिविटी शीट को हम देखने वाले। इसमें यहाँ पे मैंने 2 पद्यांश लिए हैं 25 अंक के लिए आपके अध्ययन हेतु, समझने हेतु। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे जो पद्यांश है उसे पढ़ते हैं। कविता 9 चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर, कृति 1 अ। पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। इसमें पद्यांश आपको दिया गया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। वह आसमां पे रोज़ एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वो इनकलाब लिखता था। इस प्रकार क्या है काव्य पंक्तियाँ, उसमें यहाँ पे कृति 1 दी है। उत्तर लिखिए 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे अ में पूछा है गज़लों से बिखराना है, गज़लों से क्या बिखराना है, इसका उत्तर आपको काव्य पंक्ति में से ढूंढकर लिखना है। दूसरा आ, चट्टानों पर खिलाना है, चट्टानों पर क्या खिलाना है उसे भी आपको लिखना है। कृति 2 निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखना है। स्वामी, जीवन, पक्षी, सपना। ये जो 4 शब्द दिए उसमें पद्यांश में जो प्रयुक्त शब्द है उसे ही आपको ढूंढकर लिखना है। कृति 3 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द, विलोम का आपको अर्थ पता है, विरुद्धार्थी जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पूछा है नौकर, दूसरा है कांटा, तीसरा है जमी और चौथा है यहाँ पे बदबू। कृति 4 पद्यांश में आए उर्दू शब्द ढूंढकर लिखे। पद्यांश में यहाँ पे उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसमें से कोई भी 4 शब्द आपको ढूंढकर लिखना है 2 अंक के लिए।
कृति 5, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उनके वचन बदलकर लिखने हैं। जैसे कि पहला अ पूछा है गज़लें, आ चट्टान, ई जिंदगियाँ और ई दाना। कृति 6 स्वमत होता है। चट्टानों पर फूल खिलाना, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये जो प्रश्न है स्वमत का, इसके ऊपर अपने विचार लिखने हैं कि चट्टानों पर फूल खिलाना, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। कृति 2 पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगाकर देखो। वह फकीरों की दुआ में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को कंगाल तो लेते। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर भी शेष सब कुशल। सड़क में जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सांस हमारी हमें पराए धन से लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन से लगती है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। जरा ढंग से तो अपने चादरों को बुन मेरे मालिक। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, संजाल पूर्ण कीजिए 2 अंक के लिए। पद्यांश में उल्लेखित शरीर के अवयव, पद्यांश में यहाँ पे शरीर के अवयवों का उल्लेख किया गया है, उसे ढूंढकर आप लोगों को लिखना है। अगला प्रश्न है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पे जोड़ियों का उचित मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पे अ में पूछा है मुखौटा, 2 दुआ, 3 माँ, 4 है यहाँ पे निरक्षर। और ब में पूछा गया है नदी, मजदूर, फकीर और यहाँ पे चेहरा। कृति 3, निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द पद्यांश में ढूंढकर लिखने। यहाँ पे आपको विलोम शब्द जो है वो पद्यांश में से क्या करने हैं, ढूंढकर लिखने हैं। जैसे कि अ बाहर, आ साक्षर, 3 छाव, 4 बंद। अगला प्रश्न है यहाँ पे पद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखने। पद्यांश में यहाँ पे जो शब्द युग्म है उसे आपको ढूंढकर लिखना है। 5, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर लिखना है। तो क्या करना है, प्रत्यय को जोड़कर आपको उसे लिखना है। जैसे मजदूर, निरक्षर, कुशल, घर, इन शब्दों को आपको क्या लगाना है, प्रत्यय लगाना है और नए शब्द बनाने हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखने। यहाँ पे 2 शब्द आपको पूछे हैं, उसे पद्यांश में जो प्रयुक्त शब्द है उसे ढूंढकर लिखना है। बहुत ही आसान, प्रतिदिन और तरीका। 7वां प्रश्न है जीवन में क्रांति, बदलाव अपने आप नहीं आती है, इस कथन पर अपने विचार लिखें। ये भी स्वमत है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसमें आपको खुद का जो स्वमत है उसे आपको लिखना है। इसी प्रकार हमने 2 वीडियो में चुनिंदा शेर, कविता का भावार्थ, स्पष्टीकरण, कठिन शब्दार्थ, अर्थ और यहाँ पे एक्टिविटी शीट है उसे देखा है। तो यहाँ पे कविता 9, चुनिंदा शेर पूर्ण। धन्यवाद।